Today we are going to discuss about age composition in population. आज हम चर्चा करेंगे कि जो हमने पॉपुलेशन को सरलता से समझने के लिए एज कंपोजिशन में बांट रखा है उस पर। द एज कंपोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन refers to the number of people in different age groups in a country. जो एज कंपोजिशन है वो अलग अलग एज ग्रुप में किसी देश के अंदर कितनी आबादी है उसको शो करता है। इट इज द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन। The population of a nation is generally grouped into three broad categories. अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो ये एज कंपोजिशन है ये हम तीन भागों में करते हैं। The number and percentage of a population found within the children, working age and aged group are notable determinants of the population social and economic structure. ये जो एज कंपोजिशन हम करते हैं इसके द्वारा हमें ये पता लग जाता है कि किसी देश में जो चिल्ड्रन है उनकी संख्या कितनी है और जो वर्किंग एज पीपल है वो कितनी है, कितने परसेंट है, कितनी उनकी आबादी है। और जो एज जिनकी ज्यादा हो चुकी है, जो वर्किंग एज में नहीं आते या बूढ़े, सीधी सी चीज, उनका पता लग जाता है कितने परसेंट है और कितनी उनकी आबादी है, जो कि उस समाज, उस देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे से अवगत कराता है। जो हम जो एज कंपोजिशन बनाते हैं, हमने भारत में क्या किया, भारत की पॉपुलेशन को आसानी से सरलता से समझने के लिए तीन कैटेगरीज में पॉपुलेशन का डिवीजन कर दिया। चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स, एक में पहली जो कंपोजिशन थी उसमें हमने क्या किया कि 15 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे थे उनको रखा। दूसरी में वर्किंग एज, वर्किंग एज में हमने उस पॉपुलेशन को रखा, उन लोगों को रखा जो 15 to 59 ईयर्स के थे। 15 और जो 59, 59 साल तक के जो लोग थे, आबादी थी, उसको हमने सेकंड डिवीजन में रख दिया। और थर्ड में हमने जो 59 प्लस में थे जितने भी, उन सबको एज कैटेगरी में, एज ग्रुप में रख दिया। चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव, नीड टू बी प्रोवाइडेड विद फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर। भाई भारत की या किसी दूसरे देश की हम बात करें तो 15 साल से नीचे के जो बच्चे हैं वो आर्थिक रूप से कोई ज्यादा मुख्य भूमिका नहीं निभाते। उनका देश की आबादी में कोई भी प्रोडक्टिव रोल नहीं होता, देश की अर्थव्यवस्था में कोई भी प्रोडक्टिव रोल नहीं है, बल्कि उन्हें जरूरत है प्रोडक्टिव रोल, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में उनका कोई रोल नहीं है, या जो आबादी है उसको बढ़ाने में उनका कोई रोल नहीं है। बायोलॉजी में तुमने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन का चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिप्रोडक्टिव को ले रहे हैं बेटा, एक तो आबादी के हिसाब से और दूसरा अर्थव्यवस्था।
कि 15 साल जैसे तुम्हारी उम्र है, तुम सब बिलो 15 एज ग्रुप में हो, है ना, तो तुमने अब तक कौन सी अर्निंग करनी शुरू कर दी? नहीं कर रहे, सारे ही बेकार हो। बेकार का मतलब यानी कि अभी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हो। बेकार से मेरा मतलब ये नहीं कि यूजलेस हो, मेरा मतलब है कि भाई किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो। अब तक तुमने अर्निंग करनी शुरू नहीं की, अब तक कोई काम नहीं शुरू किया, बल्कि तुम्हारे को तो खास परवरिश की अभी जरूरत है, तुम्हारे को शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा पाकर ही तो कुछ कर पाओगे। तुम्हारे को कपड़े की जरूरत है, खाने की जरूरत है, मेडिकल केयर फैसिलिटीज की जरूरत है कि भी बीमार हुए तो इतनी इम्यूनिटी तुम्हारे अंदर नहीं है कि तुम आसानी से उस बीमारी से लड़ सको, तो तुम्हारे लिए मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा होनी चाहिए। हमारी सरकार चलाती ना प्रोग्राम स्पेशली बच्चों के लिए, वैक्सीन का, किसी भी बीमारी के, कि बच्चे जब पेट में होते हैं, गर्भ में जब मां के होते हैं, उसी समय से वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, जो बाद तक चलता रहता है। अलग अलग इंजेक्शन तुम्हारे को लगते हैं समय समय पर, या पोलियो जो ड्रॉप्स है, पोलियो ड्रॉप्स तुम पीते हो, तो एक इसी तरह का मेडिकल प्रोग्राम ही तो है ही। तो अभी तो आप लोगों को खास परवरिश की जरूरत है, क्योंकि तुम खुद किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हो। और जो ये चिल्ड्रन कैटेगरी है जो बिलो 15 ईयर्स तक है, वो भारत की कुल आबादी का 34.4% है। भारत की जो आबादी है उसका 34% बच्चे हैं। यानी कि मान लो 100 है भारत की किसी क्षेत्र की जनसंख्या, तो 100 में से 34 तो वो बच्चे हैं जो 15 ईयर्स से नीचे ही है। दूसरी कैटेगरी आती है वर्किंग एज, इन विच बी इंक्लूडेड द पीपल ऑफ 15 to 59 ईयर्स। जो ये वर्किंग कामगार आबादी है, जो काम करते हैं, वो 15 से 59 साल। इकोनॉमिकली, बायोलॉजिकली, रिप्रोडक्टिव, आर्थिक रूप से भी और जैविक रूप से भी, दोनों रूपों से महत्वपूर्ण है, रिप्रोडक्टिव है। यानी कि कुछ देखोगे तुम, जब जिन बच्चों की एज 16 या इससे ऊपर हो जाती है तो वो थोड़ी सी अर्निंग करने लग जाते हैं। कई सारे प्लेयर तुम ऐसे देखोगे जिनकी एज 16 या इससे ऊपर है। माइकल फेलिप्स का नाम तुमने सुना होगा, यूएसए का एक तैराक, 16-17 साल की उम्र में ही ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर दिया था और मेडल पे मेडल ला के दिखा दिए थे। तो ये जो एज है 15 to 59 वाली, इसमें एक तो इकोनॉमिकली भी रिप्रोडक्टिव हो और दूसरे बायोलॉजिकली भी संतान भी पैदा कर सकते हो। रिप्रोडक्शन, शादी हमारी किसी एज ग्रुप में होती है, सेकंड वाली में किसी की शादी 18 साल की उम्र में हो गई, किसी की 25 साल में हो गई, होती ना। शादी के बाद अपना परिवार बसाने लग जाते हैं, रिप्रोडक्शन पे लग जाते हैं। इसी तरह भाई कोई 18 साल की उम्र में कमाना शुरू कर देता, कोई 25-30 साल की उम्र में कमाना शुरू कर देगा। और जो ये हम काम करते रहते, जो अर्निंग लिविंग हम कमा सकते हैं काम करके, वो काम करने की एज भी क्या 59 तक। तुम देखोगे हमारे माता पिता, दादा दादी जो किसी गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं,
वो रिटायर हो जाते हैं 59 के बाद, 60 तक आते आते 60 की उम्र में उनकी रिटायरमेंट दे देती है सरकार कि भाई अब आप घर पर बैठकर आराम कीजिए। क्योंकि जो काम करने की ताकत है सबसे ज्यादा वो इसी एज ग्रुप में 15 से 59 तक। इसके बाद 59 से ऊपर वाले काम करने के ज्यादा एलिजिबल नहीं रहते, बीमारियां आ जाती है, बूढ़ा शरीर हो जाता, थकान जल्दी आ जाती है। हालांकि उसके बाद भी कुछ तो ऐसे मिलेंगे तो करते हुए मिलेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे आप लोगों को कि 59 के बाद भी वो काम करते हुए मिलेंगे, लेकिन वो कुछ थकान महसूस करने लग जाते हैं, वो एनर्जी उनके पास नहीं रहती जो एनर्जी पहले थी। ये बेटा किस बच्चे ने अपने आप को म्यूट कर रखा है, म्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो बेटा, किस बच्चे ने कर रखा है। Considered as working comprise 6.9% of total India's population। और जो ये वर्किंग एज पॉपुलेशन है भारत की, ये भारत के कुल आबादी का केवल 6.9%, ऑलमोस्ट 7% है। थर्ड है एज अबव 59 ईयर्स कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव though they may have retired। कि भाई रिप्रोडक्टिव तो है आर्थिक रूप से, कि भाई आर्थिक रूप से अर्थव्यवस्था में लोग योगदान कर सकते हैं। बहुत सारे हैं हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी में मेंबर जो अबव 60 की एज होने के बाद भी काम करते रहते हैं। may be working but they are not available for employment through recruitment। आप देखोगे कि भी जो हमारी सरकार रिक्रूटमेंट करती है, भर्तियां करती है, वो भर्तियां 18 ईयर से लेकर 42 ईयर्स तक करती मिलेगी, उसके बाद नहीं करती। अब जो ये एज वाले हैं इनके लिए कोई भर्ती नहीं करती सरकार, कि भी अलग से कोई भर्ती निकालेगी कि भाई जिसकी एज 59 प्लस में है वो फॉर्म भरिए, आपकी जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। कंप्राइजिंग 58.7% ऑफ टोटल इंडिया पॉपुलेशन। और इस तरह की जो एज कंपोजिशन है वो भारत की कुल आबादी का 59% है। ये नीचे जो ग्राफ दे रखा है एज कंपोजिशन का, कि अडल्ट कितने हैं, अडल्ट है सॉरी एक मिनट, कि भाई 34% में कौन हो गए, चिल्ड्रन हो गए। एज 59% हो गए, इसमें नीचे गलत दे रखा है। और जो वर्किंग एज है वो सिर्फ 7% रह गए। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्स रेशियो पर। सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन। सेक्स रेशियो से हमारा मतलब क्या है, लिंग अनुपात। लिंग अनुपात से हमारा मतलब क्या है कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, कि किसी दिए गए क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, उसको हम लिंग अनुपात कहते हैं, सेक्स रेशियो कहते हैं। दिस इंफॉर्मेशन, सेक्स रेशियो क्या बेटा, सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल फॉर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन। कि किसी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर, मेल पर कितनी महिलाएं, कितनी फीमेल है। मान लो सोनीपत का हमें सेक्स रेशियो जानना है, तो सोनीपत में हम टोटल पॉपुलेशन लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे पर 1000 पर कितनी महिलाएं हैं, उसको हम कहते हैं सेक्स रेशियो।
This information is an important social indicator to measure the extent of equality between males and females in a society at a given time. सेक्स रेशियो आबादी का एक मुख्य आधार है। हम अपनी आबादी को सेक्स रेशियो के द्वारा ये जान सकते हैं कि भाई हमारी आबादी में टोटल मेल कितने हैं और टोटल फीमेल कितने हैं और उनकी ग्रोथ रेट क्या है अलग अलग से। अब तुम्हारे आगे जो ये ग्राफ दे रखा है इसमें दिखा रखा है कि भारत की किस सेंसेक्स में कितनी सेक्स रेशियो रही है। 1951 में आजादी के बाद पहली बार जनगणना हुई, उसमें हमारा जो सेक्स रेशियो था वो था 946 कि प्रति 1000 पुरुषों पर 946 महिलाएं थी। 1961 में 941 हो गई, 1971 में 930 हो गई, 1981 में 934, 1991 में 929 और 2001 में 933 और 2011 में 940। स्क्रीन इतनी बेटा इसमें 2011 वाली नहीं है, ये जो डाटा दे रखा ना इसमें सारा वो 2001 तक है, लेकिन 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग सेंसेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया में जो सेक्स रेशियो है वो है 940। तो ये जो डाटा है ये अलग अलग सेंसेक्स का है। अब इस डाटा में किसी भी सेंसेक्स के डाटा में हम ये नहीं पाएंगे कि कभी भी महिलाओं की संख्या पुरुषों से ऊपर गई हो, नहीं है ना। 1000 पुरुषों पर 1000 महिला या 1000 से ज्यादा नहीं है, 1000 से कम ही है। 900 से इसलिए 930 से 945 के बीच में रह जाती है। आजादी के 75 सालों के बाद भी, अनेकों प्रयासों के बाद भी हम सेक्स रेशियो में सुधार नहीं ला पाए। ये क्या दिखा रहा, ये हमारी सोसाइटी में जो फीमेल की स्टेटस है उसको शो कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं आज, हम पुत्र की कामना करते हैं कि बेटा हो बेटी ना हो, करते हैं ना। बेटा हो गया खुशियां मनाएंगे, लड्डू बनाएंगे, मिठाइयां बनाएंगे, रिश्तेदारियों को बुलाएंगे। बेटी हो जाए कुछ भी ना करें। मेंटलिटी जो हमारी है वो इस चीज की है कि हम सिर्फ बेटे को चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऐसी धारणा बना ली बेटा अपनी कि भाई बेटी क्या है, बेटी पराया धन है। हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी अक्सर कहते मिलेंगे कि बेटी तो पराया धन है, शादी के बाद किसी दूसरे घर चली जाएगी और बेटा हमारी विरासत को संभालेगा, हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, चाहे वो बेटा सिर को फोड़े। लेकिन उसके बावजूद हम पुत्र की कामना करेंगे। पेट में ही चेकअप करा देंगे, टेस्ट करा देंगे कि भाई लिंग जांच जिसको हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन कराने की कोशिश करेंगे कि पहले ही पता लग जाए कि लड़का है या लड़की है गर्भ में। और बहुत सारे परिवार क्या करते हैं, लड़की हो जाती है, बस पता चल जाता लड़की है तो गर्भपात करा देंगे, मिसकैरेज करा देंगे, अबॉर्शन करा देंगे। तो ये हमारी मानसिकता तो दिखा रही है। हालांकि सरकार के अनेकों प्रयासों के बावजूद लिंग अनुपात ऊपर नहीं बढ़ पाया। सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए, लड़कियों को बहुत सारी सुविधाएं दी, उनको एक समान अधिकार दिए, लेकिन उसके बावजूद हालात
70 साल का रिकॉर्ड आप लोगों के आगे है सेक्स रेशियो का। कि एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत के सेक्स रेशियो पर 1000 से ऊपर जा रही हो, वो हमेशा 1000 से नीचे। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा कि भाई सेक्स रेशियो किस स्टेट में ज्यादा है और कहां पे कम है। द स्टेट हैविंग हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला। केरला स्टेट फर्स्ट पोजीशन इन सेक्स रेशियो अबाउट 1084 अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना का डाटा हमें बताता है कि केरला सेक्स रेशियो में भारत में सबसे पहले स्थान पर है। केरला की जो सेक्स रेशियो है वो 1084 है, 1084 है पर 1000 पर, यानी कि केरला में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा है। और अपना जो हरियाणा है भाई, यहां पर बड़े शर्म की चीज है हमारे लिए, हम पूरे देश में लास्ट पोजीशन पे खड़े हैं। द स्टेट हैविंग लोएस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा 977 अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। 2011 की जनगणना में हरियाणा लास्ट पोजीशन पे है सेक्स रेशियो में। हरियाणा की जो सेक्स रेशियो है वो 977 है फिलहाल। और हरियाणा में अगर मैं बात करूं सबसे कम सेक्स रेशियो की, तो और भी बड़े शर्म की चीज है बेटा हमारे लिए। सोनीपत और गुड़गांव दोनों सेक्स रेशियो में लास्ट में है। सोनीपत लास्ट में आता है लगभग 954 के आसपास, 954 पर 1000 पर फीमेल्स है। चलिए बेटा